कुत्ते या श्वान आज कुछ दशकों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से हमारे समाज जनजीवन में एक पालतू या सप्रेमी जानवर की भांति एक अधिकार रखते आए हैं। इन कुत्तों में दो प्रकार की किस्म होती थी और जो आज भी पूरे मान्यता से समाज में जगह बनाए हुए हैं। पहला प्रकार वह कुत्ते जो गली मोहल्लों में अपना जीवन वंश चलाकर जीते आए हैं और दूसरा प्रकार वह है जब कुत्ते पालतू बनकर घर में, बंगलों में और महलों में अपना स्थान रखते हैं। सड़क गलियों में पैदा होने वाले कुत्ते भी कभी कभी पालतू होने सा स्वाभिमान प्राप्त करते हैं। सड़क और गलियों वाले आवारा कुत्तों और घरेलू कुत्तों दोनों को ही समाज में एक रक्षक के रूप में देखा जाता रहा है, जो चोर, बदमाश और रात में घरों में घुसकर ताला तोड़कर लूटने वाले अपराधियों के आने पर भौंक कर रिहायशी लोगों अपने मालिक को सचेत कर देते हैं कि नींद से जागो, कुछ गड़बड़ है। उन कुत्तों को पालतू बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है कि ये अपने सूंघने की क्षमता से अपने घर, मोहल्ले के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करते और भौंकना चालू कर देते हैं, जिससे इन्हें बहुत ही ईमानदार चौकीदार भी माना जाता है। सैकड़ों सालों से यह सारी मान्यता और व्यवहार आज भी कायम है। सड़क के आवारा कुत्ते सफेद कुत्ता, काला कुत्ता, चितकबरा कुत्ता, भूरा कुत्ता या पागल कुत्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। कभी कभी मोहल्ले टोले गलियों के आवारा कुत्ते कुछ मकान विशेष के पास नियमित भोजन पाने से अपने को वहीं का वासी समझ लेते हैं और पूरी वफादारी से आवारा होते हुए भी पूरी जिंदगी पालतू कुत्ते की तरह बिता देते हैं। ये वही थोड़ा सा तकदीर रखने वाले कुत्ते होते हैं और इनको मोहल्ले टोले या घर विशेष के लोग मैगी, कलुगा, भूरा, रधुआ, लाली भोलुआ आदि नाम से सुशोभित कर देते हैं, जिसका इन कुत्तों को अपनी दुम हिलाकर कर हमेशा गुमान रहता है कि चलो हम कम से कम पूरे आवारा तो नहीं। सड़क के आवारा कुत्तों की अपनी एक छोटी टोली भी होती है, जिसमें अधिकांशतः चाचा, ताऊ, मौसी, भाई, बहन या कुछ दोस्त कुत्ते ही होते हैं। ये अपने बनाए इलाके में किसी दूसरे कुत्ते का आना पसंद नहीं करते हैं और अगर कोई आ गया और उसने जगह बनानी चाहिए तो प्रतिष्ठा दाव में लगती देखकर इन्हें मल्लयुद्ध करना पड़ता है। इनके अपने इलाके में इनकी प्रेयसी और संगनी भी हुआ करती है। वैसे अधिकतर वह दूसरे इलाके से आई हुई कुतिया का विरोध अधिक नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने वंश चलाने के लिए एक पार्टनर मिल जाता है। वैसे ऋतुकाल में जो साल में 2 बार आता है, अधिकांश कुत्ते कुतिया अपनी गली टोला छोड़कर अन्य जगह विचरण करते रहते हैं और प्रेयसी या प्रेमी हथियाने के प्रयास में दिन रात लगे रहते हैं। इससे इनके बीच शक्ति प्रदर्शन व खूनी लड़ाई भी होती है। इनमें कुछ कुत्ते गुंडे स्वभाव के होते हैं और इनका 4-5 का गुंडा समूह भी होता है जो मारने पीटने लड़ने में आगे रहता है। ये खूंखार कुत्ते होते हैं और कुत्तों के समाज के बीच नामो गिरामी गुंडे माने जाते हैं। ये खाना छीन कर मार पीट करके दूसरे कुत्ते की प्रेसी को हड़पना इनका स्वभाव रहता है। कुत्ते अपना भाव और विचार भौंक कर, मिमिया कर, चाट कर और रुदन द्वारा व्यक्त करते हैं। कुत्तों की विशेष प्रजाति बनाकर उनको पालतू कुत्ते का एक अलग स्वाभिमान देना और फिर घरों में, परिवार में एक सदस्य की तरह रखने की प्रथा पुरानी है और इसकी शुरुआत यूरोप और अमेरिका से ही शुरू हुई थी, जो आज पूरे संसार में व्याप्त है। कुछ ऊपरी प्रजाति के कुत्ते तो रईसों और शान शौकत वाले घरों में एक सिंबल के रूप में जाने जाते हैं। ये कल भी था और आज भी है। पिछले कुछ दशकों से जनमानस अपने बच्चों द्वारा उपेक्षा किए जाने या उनसे दूर होने पर लाड़ प्यार का इजहार करने और अपना समय गुजारने के लिए भी घरेलू कुत्तों को रखते हैं और इसमें वह पूरे हक के साथ घर के मालिक मालकिन के साथ बिस्तर में सोते भी हैं, जैसे उनके बच्चे हों। हमारे सनातन हिंदू समाज में इन कुत्तों को घृणा से कभी नहीं देखा गया और अगर पालतू न हुए तब भी इन्हें जो कुछ भी मिला वह खाने को दिया जाता रहा है।
अधिकांश घरों में यह भावना रही है कि खाने में जो कुछ बचा दे दो कुत्ते को वह भी भूखे होंगे। इस सामाजिक कार्य में क्या गरीब और क्या अमीर, यह भावना सब में रहती चली आई है। यहाँ तक भी देखा गया है कि बहुत गरीब आदमी भी अपने निवाले का कुछ हिस्सा कुत्ते को दे देता है और इससे उसे भोजन तृप्ति का एहसास होता है। हमारी सनातन हिंदू परंपरा में ये शुरू से ही रहा है कि जब घर का भोजन तैयार होता है तो अधिकांश घरों में 2 रोटियां बनाकर अलग रख दी जाती हैं, पहली गाय के लिए और दूसरी कुत्ते के लिए। इसके अलावा खाने के उपरांत बचे हुए भोजन को भी इन्हें मौका मिलते बांट दिया जाता है। वैसे हमारी परंपरा में सारे ही पशु समयानुसार पूजे जाते हैं और उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। प्राचीन समय में हमारी भारतवर्ष की धरती पर हमारे राजा महाराजा, ऋषि मुनि, संत साधु गाय बैल, हिरन, शेर, हाथी और अन्य पशुओं पक्षियों को पालते रहे हैं। कुत्तों की वफादारी तो जग जाहिर और किसी बात पर वफादारी के लिए इन कुत्तों की मिसाल भी दी जाती है, जैसे फलाने से वफादार तो कुत्ता है। वैसे देखा जाए तो इन कुत्तों का 8 से 12 साल लंबा संपूर्ण जीवन मात्र 2 काम पूर्ति, उसके लिए खूनी लड़ाई और लगड़-झगड़ के भोजन की तलाश में ही बीत जाता है। इनके इसी जीवन के कारण मानव समाज इन्हें दूसरों को श्राप या कोसने के लिए भी इनकी तुलनात्मक मनुष्य से कर देता है, जैसे पूरा कुत्ता है साला, जा कुत्ता की मौत मरेगा, मैं तुझे पूरा कुत्ता बनाकर छोड़ूंगा। वह पूरी कुतिया बनी शहर में घूमती है, कुत्ते की तरह लड़ो और कुछ नहीं। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है, या बसंती इन कुत्तों कमीनों के सामने मत नाचना, आदि आदि। समाज में कुत्तों से सीख और मिसाल भी ली जाती रही है, जैसे नींद लेना कुत्तों से सीखो, तुमसे वफादार तो एक कुत्ता होता है, खाना देने में एक कुत्ता भी दुम हिला देता है, कुत्तों की तरह चौकन्ना रहना सीखो, आदि आदि। कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जिसे एक ही समय में तिरस्कार और सम्मान दोनों मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को रंगीन नहीं बल्कि सारी चीजें कृष्णध्वज या कहें ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखती है। ऐसी बात प्रचलित है कि जब यमराज गार्ड ऑफ डेथ किसी को मृत्यु देकर ऊपर ले जाने यमलोक से आते हैं तो मात्र कुत्ता ही यमराज को देख पाता है। यह भी मान्यता है कि यदि कुत्ता मुंह उठाकर रोए या रोदन करे तो कोई अशुभ घटना होती ही। चाहे घरेलू कुत्ते हों जिन्हें हम पालते हैं, पेट डॉग बोलते हैं, या फिर सड़क गलियों के आवारा कुत्ते हो, ये सभी कभी किसी को कभी भी काट सकते हैं। जो कुत्ते हम पालने के खरीद कर लाते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें वायरस मुक्त बनाने के लिए टीकाकरण किया जाता है और उनके अंदर रेबीज होने के चांसेस इसलिए भी बहुत कम होते हैं क्योंकि उनका संपर्क लड़ाई झगड़ा बाहर के आवारा कुत्तों से नहीं होता है, लेकिन आवारा कुत्तों में रेबीज होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि उनका संपर्क अन्य आवारा कुत्तों से बहुत अधिक होता है, जो लार के संपर्क और एक दूसरे को काटने पीटने से फैल जाता है और जिसका पता हम मानव को नहीं होता। रेबीज का विषाणु एक घातक विषाणु माना जाता है। इस वायरस से ग्रसित कुत्ता अधिक समय तक जीवित नहीं रहता और ऐसे कुत्ते जिस इंसान को काट लें उसके बाद जीवित बचने की संभावना कम हो जाती है। यह वायरस कुछ हफ्तों या महीने में ही इंसान को मृत्यु दे सकता है। इसी घातक विषाणु से लड़ने के लिए या इसका प्रभाव शून्य करने के लिए सन 1885 में लुइस पास्तेर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रेबीज वैक्सीन का निर्माण किया था और तब से इसे कुत्तों को और वे जिसे काट ले उसे दिया जाता रहा है, जो कि 99% कारगर विषाणु नाशक वैक्सीन मानी गई है। यह वैक्सीन कुत्ता काटने के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर 5 इंजेक्शन के रूप में 1 महीने के अंदर दी जाती है और पूरी तरह से डॉक्टरी निगरानी में दी जाती है। वैसे रेबीज का संक्रमण कुत्ते के अलावा बिल्ली, खरगोश और बंदरों द्वारा भी हो सकता है।
बिना जांच के अब यह बात पता लगाना बहुत कठिन होता है कि इन जानवरों में रेबीज है कि नहीं, और क्योंकि अगर यह आवारा हैं तो बिल्कुल पता चल पाता है कि इनमें रेबीज है, और इसका कारण है कि हमारा इनसे अधिक वास्ता नहीं होता। हाँ, जो कुत्ते या बिल्ली के बच्चे बाहर से खरीद के पाले जाते हैं, इनको 6 से 7 हफ्ते की आयु में ही रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जाता है, जिससे अगर इनके अंदर विषाणु आ गया हो या भविष्य में किसी दूसरे रेबीज वाले जानवरों के संपर्क में आए तो विषाणु मर जाए, शरीर में रहे नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में अगर पालतू कुत्तों या आवारा कुत्तों के बच्चों को पालतू बनाया जाता है तो उनके बड़े होने पर लड़ाई के दौरान उन्हें किसी रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ते या बिल्ली ने काट लिया, या घर में पालतू जानवर की तरह रह रही बिल्ली को किसी रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ते या जानवर ने काट लिया, या पैदा होते समय माँ को रेबीज था तो उसे भी रेबीज हो गया, और वही जानवर खेल खेल में या गुस्से में इंसान या जिन्होंने पालतू बना लिया है काट लेगा तो इन लोगों को भी रेबीज हो जाएगा। ऐसी घटनाएं एक नहीं बहुत सी हैं, और हर शहर में होती हैं जहां परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई। तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 4-5 पशु, आवारा या पालतू, अगर आपको कभी काट ले, बिना विलंब डॉक्टर से सलाह लेकर रेबीज का इंजेक्शन अवश्य लगवाएं। अब मुख्य बात जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और जो पिछले 2 दशकों से एक गंभीर चर्चा और बहस विषय भी बना हुआ है, खासकर कुछ माह से, तो यह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बनकर सामने आया है। आवारा कुत्तों का कहर कैसे रोका जाए? आवारा कुत्तों से कैसे बचा जाए जिनके काटने की घटना से लोगों को रेबीज हो रहा है और मृत्यु हो रही है। आवारा कुत्तों के काटने के बाद रेबीज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में पिछले 1 दशक में काफी बढ़ोतरी हुई है, और इसे किसी तरह से रोक पाना अब तक संभव नहीं हो पाया है। बहुत पहले आवारा कुत्तों की संख्या इतनी नहीं थी, क्योंकि नगर निगम नाम पंचायत समय समय पर अभियान चलाकर इन्हें पकड़ती, इनको वैक्सीन दी जाती और अधिक प्रजनन में रोक लगाने के लिए इनकी नसबंदी की जाती, फिर इन्हें छोड़ दिया जाता, और अगर कुत्ता पागल हो गया है, उसमें रेबीज के लक्षण पाए गए हैं, तो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना। लेकिन नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा किया जाने वाला यह काम पिछले 1.5-2 दशकों में बहुत कम हो चुका है, और जिसके कारण गली मोहल्लों सड़कों में आवारा कुत्तों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अधिक जनसंख्या पूरे समाज वातावरण को प्रभावित करती है। हमारा देश इंसानी जनसंख्या की बढ़ोतरी से पहले से ही जूझ रहा है, और उसे नियंत्रण करने या कम करने की चर्चा अक्सर बहस का विषय होती आई है। आवारा कुत्तों की बहुत बढ़ती संख्या से शहरी और ग्रामीण दोनों ही परेशान हैं। एक कुत्ता साल में 2 बार बच्चे पैदा कर सकता है, और आवारा कुत्ती एक बार में 5 से 8 बच्चे को जन्म दे सकती है, और अगर सभी पिल्लों को वह ठीक से दूध पिलाने में सक्षम हो गई तो एक कुत्ती साल में कम से कम 5 से 6 कुत्ते तैयार कर देती है, और इस तरह से एक टोले में अगर 5 से 6 कुत्ती हैं तो एक साल में 25-30 कुत्ते बन जाते हैं, क्योंकि जैसे पैदा होते हैं वैसे ही इनमें मरने की तादाद भी अधिक होती है। तो देखा जाए तो एक मोहल्ला में मरने के बाद हर वर्ष 10 से 15 नए कुत्ते अपना अस्तित्व बना लेते हैं, क्योंकि आजकल लोग दयावश इन्हें कुछ न कुछ खाने पीने को दे ही देते हैं, तो इनका जीवित बचना 80% तक तय रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आवारा कुत्तों की तादाद कितनी तेजी से बढ़ रही है। इन कुत्तों में आपसी संघर्ष, मारपीट से एक दूसरे को काटना आम बात हो जाती है, और अगर किसी 2 कुत्तों को भी घातक रेबीज वायरस है तो हो सकता है कि वह धीरे धीरे सभी कुत्तों में हो जाए, और अगर ये किसी भी बच्चे, बड़े या बूढ़े को काट ले तो उसे रेबीज होना तय रहता है। जनसंख्या बढ़ने, आपसी लड़ाई, मारपीट, भोजन की कम उपलब्धता और कामवासना की आपूर्ति न होने से इनमें इंसानों पर आक्रमण करने और काटने की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है। कभी तो सीधे दिखने वाले कुत्ते भी सूंघने के बाद अचानक काट खाते हैं।
वर्तमान स्थिति यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको हर शहर में कुत्तों की भरमार मिलेगी। गलियों, मोहल्लों और बस्तियों की हालत ऐसी हो गई है कि बच्चों का खेलना, अकेले बाहर निकलना, बड़ों का देर शाम या सुबह सुबह टहलना, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। आए दिन इनके काटने की सूचना मिलती रहती है। हालात इतने खराब है कि कभी कभी इन आवारा कुत्तों का झुंड अकेली महिला, बच्चों आदि को नोच खाते हैं, जिससे उनका स्थिति मरणासन की हो जाती है। आप कैसे निपटेंगे इस समस्या से? क्योंकि इन्हें मारा नहीं जा सकता और मारना का प्रश्न इसलिए भी अमानवीय है क्योंकि सभी जीवों को जीवन जीने का पूरा अधिकार है। जैसे इंसान अपने जीने के लिए दिन रात परेशान रहता है, वैसे ये जानवर भी हैं और ये तो अपनी समस्या को बता भी नहीं सकते हैं। इनका पूरा अधिकार है जीने का। मानव के विकास काल के पूर्व से ही ये पशु पक्षी जगत इस धरती पर रहता आया है और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इनका जीने और रहने का अधिकार इंसान से किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकता। कुत्तों की बढ़ती आबादी और उससे होने वाली परेशानियों को इधर कुछ वर्षों से चर्चा का विषय बनाया गया है। बहुत बड़ा वर्ग इनसे निजात चाहता है और कठोर कदम उठाते हुए तत्काल कट्ठे आवारा कुत्तों से हमेशा के लिए शांत करने की बात सामने रखता है और इन सड़क गली के आवारा कुत्तों के तत्काल धरपकड़ और जंगल में छोड़ने की बात करता है। शासन प्रशासन पर यह भी आरोप लगाता है कि इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तैनात इकाइयां जो नगर पालिका के तहत आती हैं, उनका रवैया बहुत ढीला है या कार्यविहीन है। दूसरी तरफ सामाजिक अन्याय, पशु हिंसा और पशु शोषण के खिलाफ काम करने वाले वह सामाजिक संगठन व लोग हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इन आवारा कुत्तों की धरपकड़ और इन्हें रिहेबिलिटेट करने के पक्ष के अलग इन्हें जैसे जी रही है वैसे जीने देने का उसका अधिकार मांगते रहते हैं। यहाँ तक कि वह सरकार से इनकी ठीक से देखभाल की भी बात उठा रहे हैं। बहुत से सामाजिक संगठन सड़क के किनारे इनके लिए खाना भी डालते दिखते हैं। अभी हाल में ऐसे ही कुछ संगठन की राय और दबाव में कर्नाटका की वर्तमान सरकार ने में बंगलुरु के आवारा सड़क के कुत्तों के भोजन के लिए 2 करोड़ सालाना बजट का प्रावधान रखा है। आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की देखभाल और उनके भोजन की व्यवस्था के लिए सामाजिक संगठन अक्सर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन सड़क के आवारा कुत्तों के द्वारा इंसानों पर हमले काफी बढ़ गए हैं। इसके सबसे अधिक शिकार मासूम बच्चे और बूढ़े आवासीय लोग हैं, जिन पर इनका हमला रोज की बात हो चली है। अब तो महज एक जगह काट के भागना नहीं बल्कि पूरे शरीर को नोच खाने वाला आक्रमण शुरू हो चुका है। इनके कारण रेबीज से होने वाली मृत्यु दर में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अब हाल में इसी सब परेशानियों के चलते जनमानस की आवाज और इस परेशानी से निजात के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और वहां पर पीड़ित जनमानस के लोगों और सामाजिक संगठनों के बीच सुनवाई भी चली थी। क्या कर रहे हो? इस याचिका की सुनवाई के तहत एक हल्के स्वरूप माननीय न्यायालय ने फैसला भी दिया है और वह जो मेरे समझ में आया है वह इस प्रकार है कि सारे आवारा कुत्तों को चेक किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उनकी अधिक बच्चे जनने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए उनकी नसबंदी की जाए और जो कुत्ते रैबीज के हैं और पागलपन की स्थिति से गुजर रहे हैं उनको हमेशा के लिए शांत किया जाए तथा कोई भी सड़क पर इधर-उधर आवारा कुत्तों को खाना न वितरित करे, उसके लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। पालतू कुत्ते रखने वाले भी अपने कुत्तों को आम जनता के स्थानों में लेकर न जाएं और खुला न छोड़े। अब देखना यह है कि सामाजिक संगठन और आम जन के बीच क्या सामंजस्य बैठ पाता है। अगर आवाका कुत्ते किसी को काट रहे हैं तो पूछ कर तो कटेंगे नहीं कि भाई मेरे, बहन मेरे, आप सामाजिक संगठन से हो क्या? अगर हाँ तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं काटता। ऐसा नहीं है। इन आवारा कुत्तों का शिकार समाज का हर प्राणी हो सकता है।
और इससे आने वाली दिक्कत का सामना सभी भोगी को करना पड़ता है, और यहाँ तक कि सामान्य रूप से चल रहे जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। इस कारण हमेशा एक का भय बना रहता है, जो आदमी को मानसिक रूप से परेशान करता है। मेरे आवास के पास बहुत सारे वृद्ध महिला व पुरुष हैं जो सुबह टहलने नहीं निकल पाते क्योंकि ये आवारा कुत्ते काट काट सकते हैं। इनकी संख्या इतनी होती है और सबके सब भौंकने लगते हैं, तो घर से निकलने वाला आदमी भी वापस घर आ जाता है। बहुतों को एक डंडा या छड़ी लेकर निकलना पड़ता है। बच्चे अकेले बाहर निकल नहीं पाते। यहाँ तक कि आप दिन में कहीं खड़े हो या बैठे हो और हो सकता है आपके पास एक कुत्ता आए और उसे आप पुचकारने लगो और वही आपको काट खाए। तो मित्रों, मेरे भारत के लोगों, आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व सामाजिक संगठनों, आज एक निर्णय पर, निदान पर कार्य होने दें, न कि भावुक होकर ऐसे सामाजिक न्याय की मांग न करें जो समाज में परेशानी और अड़चन पैदा करे। किसी का जीने का अधिकार, उसकी स्वतंत्रता वहीं तक उचित होती है जहां तक वह दूसरे के जीवन को हानि न पहुंचाए, चाहे वह पशु हो या इंसान। मेरी अपनी जानकारी और अलग अलग शहरों में रहने के बाद का अनुभव और पीड़ितों की हालत सुनने और देखने बाद इस आवारा कुत्तों से बड़ी परेशानी का हल लगभग वही दिखता है कि देश की नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को आवारा कुत्तों में रैबीज की जानकारी जुटाना, रैबीज संक्रमित कुत्तों को हमेशा के लिए शांत कर देना, एक सख्त अभियान के तहत कुत्तों में नसबंदी का कार्य संपन्न कराना और हर क्लिनिक में इन आवारा कुत्तों के काटे जाने पर तत्काल फ्री में इलाज और इंजेक्शन देने की सुविधा भी होना चाहिए। शहर के साथ साथ यह गांवों में भी बहुत आवश्यक है। पब्लिक प्लेस में अपने पालतू कुत्तों का खुला न छोड़े और उन्हें सुबह की सैर कराते समय पूरा बांध कर रखें ताकि वह आम जनता को हानि न पहुंचा सकें। वैसे तो यह कार्य हम सबको मिलकर स्वयं बिना न्यायपालिका जाए कर लेना चाहिए था, लेकिन आजकल हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, आपस में ही विचारों में इतना भेद पैदा कर लेते हैं, बहस में फंसकर इतना लड़झगड़ लेते हैं कि कोई समाधान निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। धन्यवाद। आपका ही राज समीर।